गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अगर आप इवनिंग और आफ्टरनून टाइम में देख रहे हो तो बच्चे लोग क्या हाल चाल? बढ़िया, पक्का। चलिए, हम लोग जैसा कि आप सभी को पता ही है, अब 12th क्लास स्टार्ट हो रही है। 12th क्लास बोर्ड क्लास है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसी 12th क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग मिल करके। और 12th क्लास में हम जिस सब्जेक्ट से डील करेंगे वो सब्जेक्ट होगा मेरा फिजिक्स। क्या सर, फिजिक्स पढ़ेंगे? हाँ बेटा, फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स ऐसा भी एक्सप्रेशन देने वाली चीज़ नहीं है अरे सर फिजिक्स आगे, नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट है ना। शायद हम लोगों ने मेहनत नहीं की होगी, शायद इसलिए वो चीज़ हमें थोड़ी टफ नज़र आ रही है, लेकिन है नहीं, मज़ेदार सब्जेक्ट है। गेम होता है ना, गेम की तरह एकदम। कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं, एक्चुअल में ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि हमने उन चीज़ों की प्रैक्टिस कितनी की है, क्योंकि हम कितना अच्छा गेम खेलेंगे ये डिपेंड करता है हमारी होम प्रैक्टिस कैसी है। बात क्लियर हुई सर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिजिक्स 12th क्लास जो कि बोर्ड क्लास है, उस 12th क्लास फिजिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चैप्टर है ना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक्चुअली में एक यूनिट है, चैप्टर नहीं है। अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये एक यूनिट है। क्या है बच्चा लोग? एक यूनिट है। यूनिट कौन सी है सर? स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं ना यार, वो इस यूनिट में इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंडली बात करें तो गॉस लॉ, थर्ड चैप्टर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फोर्थ चैप्टर बात करें कैपेसिटर। ये चारों ही चारों इस यूनिट का पार्ट है। तो हम बेसिकली चैप्टर फर्स्ट नहीं, हम बेसिकली बोलेंगे सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट फर्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इस यूनिट के 4 पार्ट्स हैं जो आपको 4 चैप्टर्स के डिवाइड करके दिए हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पेन कॉपी उठाएं और दिमाग को शांत कर दें एकदम। ठीक है, और ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर। ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर। और कान कहाँ होने चाहिए? कान मेरी वॉइस पर होने चाहिए। क्लियर हो गई सर बात? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर ध्यान इधर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब अगर हम समझें तो इलेक्ट्रो सुनकर के कहीं ना कहीं मेरे मन में एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब जो मूव नहीं हो रहा, स्टिल है। ठीक है, डू नॉट मूविंग, डू नॉट मूव। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी सुनते ही जो डेफिनेशन है 10th क्लास में पढ़ी है मैंने, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी सुनते ही, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से। डू नॉट मूव, जो स्टिल है, जो मूव नहीं कर रहा, उसका मतलब वो रेस्ट में है ना। तो अब एक कंप्लीट वर्ड क्या बनता है बच्चों? चार्ज एट रेस्ट, है ना। यही है इसका पूरा सार। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इनडायरेक्ट मतलब ही क्या है? चार्ज एट रेस्ट। इनडायरेक्ट मतलब ही क्या है सर? चार्ज एट रेस्ट। बात समझ में आई क्या? क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि इस पूरी चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में, इन चारों चैप्टर्स में हम डील करने वाले हैं चार्ज से। और वो चार्ज भी कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। चार्ज मूव नहीं कर रहा है सर, अगर मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाहर की बात हो जाएगी, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चार्ज क्या है? रेस्ट पर है। बात समझ में आ गई क्या सर? चलिए, तो चार्ज हमारा रेस्ट पर है और हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इस चार्ज से डील करता है। कौन से चार्ज से? जो रेस्ट पर होता है। बात समझ में आ गई क्या सर? पक्की बात है? अच्छा देखिए बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, electrostatics is that branch of physics in which we study about the charge, effect of charge, nature of charge, etc. But this charge should be at rest. हम चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये चार्ज कहाँ होना चाहिए सर?
रेस्ट पे होना चाहिए। दिस चार्ज शुड बी एट रेस्ट। बात समझ में आ गई क्या? क्या डेफिनेशन बोली हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में, इफेक्ट ऑफ चार्ज के बारे में और नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? दैट चार्ज शुड बी एट रेस्ट। वो चार्ज कहाँ होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। बात क्लियर हुई क्या सर? पक्की बात है? बोलो, समझ में आई छोटी सी बात? पक्का? चलिए तो जल्दी से बच्चों इस चीज को नोट करें। अच्छा उससे पहले हम चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं। बच्चे लोग ध्यान देना, हम लोग जब से इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं एक चीज बोल रहे हैं, चार्ज चार्ज चार्ज। कहीं ना कहीं हमारा पूरा पॉइंट लास्ट में आकर के कहाँ टिकता है सर? चार्ज पे टिकता है। तो हम चार्ज को समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखें बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने अपने चाइल्डहुड में बहुत बार रिपीट किया होगा, बहुत बार खेल होगा। एक्चुअली में गेम है हमारे लिए, उस टाइम पे एक चीज़ एक गेम रही। ठीक है क्या? सुने जरा ध्यान से बच्चे। स्केल होता है, स्केल है ना, उसको हेयर्स के साथ रब करते हैं। रब करने के बाद में जब उसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, मतलब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींच लेता है ना? हाँ सर ये तो किया है ना, उसी चीज़ की बात हो रही है जो तुम लोगों ने किया है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए सुने जरा ध्यान से बच्चों। स्केल को अगर मैं बिना रब किए, नॉर्मल स्केल को अगर मैं उन पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाता, तो क्या वो उन पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता? नहीं करता, है ना? नहीं करता। ठीक है, जब उस स्केल को मैंने रब किया, अपने हेयर्स के साथ रब किया, मतलब रगड़ा, और उसके बाद में जब उसी स्केल को मैं वहां लेकर के गया, कहाँ? पीसेस ऑफ पेपर के पास, तो उसने उन टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लिया, अपने ऊपर चिपका लिया, अपनी तरफ खींच लिया। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो बच्चों उस स्केल की प्रॉपर्टी बदल गई, किस चीज से? रब करने से, है ना? अब ऐसा तो मतलब किसी भी चीज को रब करेंगे तो होना चाहिए, है ना? तो मतलब रबिंग से ऐसा हो क्या रहा है? स्केल के साथ ऐसा क्या हुआ कि स्केल अट्रैक्ट करने लग गया? बात समझ में आ रही है? स्केल के अंदर ऐसी कौन सी अलग प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से वो उन पीसेस ऑफ पेपर को, जिनको पहले अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब अट्रैक्ट कर रहा है ना? बच्चों वो चीज, जो चीज उसमें आई वो चार्ज था। वो क्या था? वो चार्ज था। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? मतलब चार्ज आने के बाद स्केल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग गया। चार्ज आने के बाद, चार्ज नहीं था तो अट्रैक्ट नहीं किया, चार्ज आया तो अट्रैक्ट किया। इसका मतलब चार्ज आने से उसकी प्रॉपर्टी बदल गई और अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी बन गई। बात समझ में आ रही है क्या? तो बच्चों चार्ज इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी ही है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसकी वजह से कोई बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने लग जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। चार्ज क्या है बच्चों? हम लोग बोल रहे हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, जिसके कारण बॉडी अट्रैक्ट्स एनी अदर न्यूट्रल बॉडीज, जिसके कारण वो बॉडी और न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट करने लग जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो चार्ज बेसिकली क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो बॉडी अन्य न्यूट्रल बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी ले आती है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा बच्चों, आपकी बुक में एक और डेफिनेशन देखने को मिलती है। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन सिंपल सी ये है बच्चा लोग, चार्ज इज अ थिंग, चार्ज इज अ थिंग which can produce electric field, electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज एक ऐसी वस्तु होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज एक ऐसी वस्तु होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में आई क्या? है ना बच्चों? फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन दोनों ही सही है। आप दोनों में से कोई सी भी याद रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट को प्रेफरेंस क्यों दी?
मैंने क्यों बोला, मैंने इसको स्टार्टिंग में क्यों लिया, क्योंकि बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डेफिनेशन मुझे समझनी है कि हाउ अ चार्ज कैन प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? और ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्दर क्लासेस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों में से कौन सी डेफिनेशन याद रखना प्रेफर करते हो। क्लियर हो गई सर बात? चलिए, तो वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके चीज़ों को नोट करना है जल्दी से। हरी अप स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, हो गया? डन? मिटाएं? चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। चार्ज की बात आई तो हमने चार्ज को भी समझ लिया कि चार्ज क्या होता है। अब हमें बात करनी है बच्चों, चार्ज कैसा होता है या चार्ज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा कैसा पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों टाइप्स ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक विच इज कम्स टू अस एज टाइप्स ऑफ चार्जेस। चलिए बच्चा लोग, अभी तो मुझे पता है ना, मैं आपसे पूछता हूँ चार्ज कितने तरह का होता है, आपका आंसर आएगा सर 2 तरह का। कौन कौन सा सर? पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? अभी तो हमें पता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आज से 150 या 200 साल पहले की, जिस टाइम पर हम जानते ही नहीं थे कि चार्ज होता क्या है। अब बच्चों जब हम ये ही नहीं जानते कि चार्ज क्या होता है, तो सोचो मैं कैसे बता सकता हूँ कि चार्ज कितने तरह का होता होगा। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो अब आपको जो चीज़ समझनी है, जिस चीज़ पे फोकस करना है, वो चीज़ क्या है बच्चों? समझो, उस टाइम पर चीज़ों को समझने के लिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से कोई एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था सर जिसने मुझे इस कंक्लूजन पे पहुंचाया कि हमारे चार्जेस कितनी तरह के होते हैं। अब चार्जेस का जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये हमारे सिलेबस में भी है, तो हमें पढ़ना भी पड़ता है। चलिए सर, तो एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप जो आता है एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया देखें। स्टेप फर्स्ट, हाँ जी सर, तो स्टेप 1 में क्या हुआ देखें। स्टेप 1 में हमने 4 रॉड्स लिए। 4 रॉड थी मेरे पास में, जो शेप एंड साइज इन दोनों में आइडेंटिकल थी, मतलब जिनकी शेप भी एक जैसी थी चारों की और साइज भी एक जैसा था। बस डिफरेंस क्या था सर? 2 तो एबोनाइट मटेरियल के थे और 2 ग्लास रॉड थी। क्या डिफरेंस क्या आया सर? 4 रॉड्स थी, चारों की चारों शेप और साइज में आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी, लेंथ, हाइट, विड्थ सब कुछ सेम। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या? 2 तो एबोनाइट रॉड ली और 2 ग्लास रॉड ली। बात समझ में आई क्या? है ना? अब इन चीजों को है क्या एक्चुअल में, मान लो बच्चों ये 2 तो मेरे पास एबोनाइट रॉड थी, जिनको मैं E1 और E2 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं सर? E1 और E2। ठीक है, और 2 मेरे पास में ग्लास रॉड थी। G1 और G2, ग्लास रॉड्स को मैंने नाम दे दिया G1 और G2। ठीक है, तो बच्चों ये तो ग्लास रॉड्स हैं, ध्यान से समझना, रेड कलर की रॉड्स हमेशा ही ग्लास रॉड्स रहेंगी। ठीक है, और ये ब्लैक वाली एबोनाइट रॉड्स हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया सर? स्टेप 2 में हमने इन चारों रॉड्स को एक सेम मटेरियल से, अब इट मे बी सिल्क, ठीक है, सिल्क हो सकता है, सिल्क क्लॉथ हो सकता है, तो इन चारों को हमने किसी सेम मटेरियल से रब किया, सेम टाइम के लिए किया और सेम तरीके से किया। क्या बोला मैंने? ऑल 4 rods are rubbed with a same material for same time and in same manner।
तो हमने इन सबको सेम तरीके से, सेम मटेरियल से और सेम टाइम के लिए रब किया। बात समझ में आई बच्चों? E1 और E2 दो सेम मटेरियल की रॉड्स हैं एबोनाइट के। जब इन दोनों रॉड्स को मैं एक ही मटेरियल से उसी तरीके से सेम टाइम के लिए रब करूंगा तो दोनों के साथ जो भी चेंजेज आएंगे वो सेम होंगे। अगर इस पर कुछ चार्ज आएगा तो सेम चार्ज इस पर आएगा। क्यों? सब कुछ सेम है यार, मटेरियल भी सेम है। बात समझ में आ रही है क्या? तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि एबोनाइट रॉड्स जो थी मेरे पास E1 और E2, इन दोनों पर चार्ज आया Q1। इन दोनों पर चार्ज क्या आया? Q1। दोनों पर का मतलब है दोनों पर सेम चार्ज आया, इस पर भी Q1, इस पर भी Q1। बात समझ में आ गई क्या? सिमिलरली बच्चों ग्लास रॉड्स की बात करूंगा तो G1 और G2 आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एकदम आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ठीक है, और दोनों सेम हैं, दोनों को सेम तरीके से सेम ही मटेरियल के साथ रब किया गया है। तो इसका मतलब बच्चों G1 और G2 पर आने वाला जो चार्ज होगा वो भी सेम होगा। बोलो पक्की बात है? तो मैंने उसको नाम दे दिया Q2, ठीक है। लेकिन बच्चों एबोनाइट और ग्लास रॉड पर चार्ज सेम आए ये जरूरी नहीं है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग अलग है यार। बात समझ में आ रही है? एबोनाइट अलग मटेरियल है, ग्लास अलग मटेरियल है, ठीक है। अब दो अलग अलग मटेरियल्स को जब मैं रब करूंगा तो दोनों की प्रॉपर्टीज में जो चेंजेज आएंगे वो भी अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कोई ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है कोई बिल्कुल भी सेंसिटिव ना हो सकता है कोई ज्यादा चेंजेस शो करे, हो सकता है कोई बिल्कुल भी चेंजेस शो ना करे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग मान लिया, एक पर Q1 और एक पर Q2। बात क्लियर हो गई क्या सर? चलिए अब बच्चों थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप में हमने सिमिलर रॉड्स को पास में रखा। किसको? सिमिलर रॉड्स को। तो स्टेप थर्ड इज टू सिमिलर रॉड्स आर केप्ट नियर। सिमिलर रॉड्स मतलब क्या है? या तो आपने एबोनाइट रॉड्स को एक साथ रखा या फिर आपने ग्लास रॉड्स को एक साथ रखा। बात समझ में आई गई? तो ये तो हो गई एबोनाइट रॉड्स Q1 और Q1, ठीक है। अगर मैं ग्लास रॉड्स को पास में रखता तो भी ऑब्जर्वेशन सेम थी। ऑब्जर्वेशन क्या थी? डिस्कस करते हैं सर। जब ये चीज़ हमने की, दो सिमिलर रॉड्स को पास में लेकर के आए तो चीज़ जो देखने को मिली ना सर वो क्या थी? ये दोनों रॉड्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। क्या कर रही थी सर? रिपेल कर रही थी, मतलब एक दूसरे को दूर भगाने का काम कर रही थी, ठीक है। बात समझ में आई क्या? E2 चाह रहा था E1 दूर जाए, E1 चाह रहा था E2 दूर जाए। सेम G1 और G2 के केस में हो रहा था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आई, यहाँ से कंक्लूजन मेरे सामने आया। कंक्लूजन क्या था? सर एक बात बताओ, E1 और E2 दोनों पर चार्जेस भी तो सेम है क्या? Q1 ही है ना? नेचर वाइज भी सेम होंगे, मुझे नहीं पता कितने नेचर का होता है, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि E1 और E2 पर चार्ज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आ रही है? और अगर ये चार्ज एग्जैक्टली सेम है तो सेम चार्जेज आपस में क्या कर रहे हैं सर? रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रॉड्स के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव नेचर का फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है क्या सर? तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई सर कि सिमिलर चार्ज जो होते हैं, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज हमेशा रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए बच्चों अब स्टेप 4, सिमिलर रॉड्स को पास में रख के देख लिया। अब हमने बोला कि डिसिमिलर रॉड्स को पास में रखो। इस बार टू डिसिमिलर रॉड्स आर केप्ट नियर। जब डिसिमिलर रॉड्स को पास में रखा, कोई तो एक एबोनाइट की ले ली और कोई एक ग्लास की ले ली। एबोनाइट की जरूरी नहीं आप E1 लो, आप E2 ले लो, जरूरी नहीं आप E2 लो, आप E1 ले लो, ठीक है। तो E1 और E2 में से कोई सी भी एक रॉड तो कहाँ से ले ली? एबोनाइट से। और G1 और G2 में से कोई सी भी एक रॉड कहाँ से ले ली? ग्लास से। बात समझ में आ रही है क्या सर? ठीक है, तो एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड के बीच में अब जो देखने को मिला सर वो क्या था? अब दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। अब दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही थी सर? अट्रैक्ट कर रही थी। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही थी। यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है। और इस वाले केस में क्या हुआ था सर?
इस वाले केस में रिपल्सन हुआ था। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, दोनों केस समझ में आए। यहां से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा सीधे ही, क्यों? क्योंकि ये श्योर था दोनों पर जो चार्जेज है वो सेम है, सिमिलर है। बात समझ में आई बच्चों? यहां पर मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, बिकॉज टिल नाउ आई डोंट नो अबाउट द टाइप्स ऑफ चार्जेज, अबाउट द नेचर ऑफ चार्जेस। अभी तक मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि Q1 और Q2 अलग अलग हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि Q1 और Q2 सेम है। बात समझ में आ रही है? हाँ, मुझे ये पता है कि Q1 और Q1 सेम है, Q2 और Q2 सेम है, लेकिन Q1 और Q2 आपस में कैसे हैं इस बात के बारे में अभी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? पक्का? चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। स्टेप 5 में हमने क्या किया, इस बार ये जो डिसिमिलर रॉड्स हैं, बोथ डिसिमिलर रॉड्स आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर। हमने इन दोनों रॉड्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। कंडक्टिंग का मतलब जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है? कंडक्टिंग विद अ कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर, एंड आफ्टर रिमूविंग द वायर, कनेक्ट किया और रिमूव कर दिया, ठीक है? वायर को हटा दिया। आफ्टर रिमूविंग द वायर, अगेन बोथ आर केप्ट क्लोज। दोनों को वापस से पास में रख दिया। पहला स्टेप तो क्या था सर? पहला स्टेप तो था आपने एबोनाइट और ग्लास रॉड को एक वायर से कनेक्ट किया, और बाद में आपने उन दोनों के बीच के वायर को हटाया, और वायर को हटा के क्या किया सर? वापस से इन दोनों को पास में रख दिया, ठीक है? ये एबोनाइट हो गई, ये ग्लास रॉड, ठीक है? स्टेप क्या है हमारा? हमने सर इन दोनों को एक बार तो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। ये क्या है सर? ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है? और इससे हुआ क्या सर? इससे ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स देखने को नहीं मिला, कोई फोर्स देखने को नहीं मिला, ठीक है? पहले स्टार्टिंग में E1 और E2, इस पर चार्ज था Q1, ये E1 और E2, ठीक है? लेकिन बाद में जब मैंने कनेक्ट करने के बाद वायर को हटा कर के पास में रखा, तो सर इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, किसी भी तरह का, ना तो अट्रैक्शन का ना रिपल्सन का। इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है ही नहीं, लग ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है बच्चों? फोर्स ही नहीं लग रहा, इसका मतलब तो इन पर जो पहले फोर्स आ रहा था चार्ज की वजह से, वो फोर्स अब नहीं है, मतलब चार्ज ही नहीं है। मतलब इन दोनों पर नेट चार्ज अब खत्म हो चुका है। बात समझो, इन दोनों पर नेट चार्ज अब खत्म हो चुका है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि Q1 और Q2 जो थे वो कंडक्टिंग वायर से जब आपस में एक दूसरे से मिले, आपस में एक दूसरे के पास आए, तो दोनों मिलकर के फिनिश हो गए, खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है सर? बोथ रॉड्स हैव नो चार्ज। बात क्लियर हुई क्या सर? पक्की बात है ना? यहां से क्या देखने को मिला कि सर Q1 और Q2 मिले और दोनों क्या हो गए? जीरो। Q1 और Q2 मिले और दोनों क्या हो गए? जीरो, ठीक है? जीरो मतलब कैंसिल, अब कोई चार्ज ही नहीं बचा। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर ऐसा हुआ Q1 और Q2 मिलकर के जीरो हो गए, तो देखो ये चीजें कब पॉसिबल हैं? ये चीजें केवल एक ही केस में पॉसिबल हैं, अगर Q1 प्लस रहा हो तो Q2 को माइनस रहना पड़ेगा, और अगर Q1 नेगेटिव रहा हो तो Q2 को प्लस रहना पड़ेगा। बोलो, अगर Q1 नेगेटिव रहा होगा तो Q2 को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तब ही, केवल इसी केस में ये चीज पॉसिबल है कि दोनों मिलकर के क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। तब ही ये चीज पॉसिबल है कि दोनों मिलकर के क्या हो जाएं सर? जीरो हो जाएं। बात समझ में आ रही है क्या? प्लस को माइनस के साथ ऐड करके जीरो कर सकता हूं, और माइनस को प्लस के साथ ऐड करके जीरो कर सकता हूं। दो पॉजिटिव चीजों को और दो नेगेटिव चीजों को ऐड करके कभी जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या? है ना बच्चों? इस चीज को ऑब्जर्व करके हम कंक्लूजन पर पहुंचे कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है। एक को आप पॉजिटिव बोल सकते हो और एक को आप नेगेटिव बोल सकते हो।
बात समझ में आई क्या सर? अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम थे ना सर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम जो दिए, ये नाम एक बढ़िया साइंटिस्ट ने दिए जिसको हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चार्जेस की टाइप्स के जो नेम्स थे वो किसने दिए थे सर? गिवन बाय फ्रैंकलिन। ठीक है, चार्जेस की टाइप्स के जो नेम थे वो किस साइंटिस्ट ने दिए थे? फ्रैंकलिन ने दिए थे। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है? बोलो बोलो, पक्का? समझ में आई सारी चीज़ें, सारे स्टेप? कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हो, जहाँ से समझ में नहीं आया वहीं पे वापस ले जाओ कर्सर को, वहीं से देखना स्टार्ट कर दो। क्लियर हो गई सर? पक्की बात है? चलिए बच्चों, जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे जल्दी से नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। हाँ जी सर, डन हो गया? पक्का? चलिए, अच्छा जल्दी आ गया मैं? नहीं हुआ? कोई बात नहीं यार, वीडियो को पॉज कर दिया करो ना। आप कल तक पॉज रखोगे, मैं तो कल तक नहीं आऊँगा। हमेशा के लिए पॉज कर दोगे, मैं कभी नहीं आऊँगा। बात समझ में आ रही है क्या? है ना? चलो जोक सब बात। आज के वीडियो लेक्चर बच्चों हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के आने वाले कुछ लेक्चर्स में और भी बढ़िया मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जा सकता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चार्जिंग प्रोसेसेस। बात समझ में आ गई क्या? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक हमारा रहेगा चार्जिंग प्रोसेसेस। क्लियर हो गई सर बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच।